जानकार होना चाहिए। चाहे आप बिहार दरोगा के देने जा रहे हैं, बिहार कांस्टेबल का देने जा रहे हैं, या बिहार कोई भी बीपीएससी देने जा रहे हैं, बिहार स्पेशल से हर हाल में 2, 4, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2, 4, 5 क्वेश्चन ही आपके मेरिट को जो है ना कम बेस कर सकता है। इसीलिए इस मेरिट को देखते हुए आपको 2, 4, 5 को कम नहीं आंकना चाहिए। साथ में हो सकता है कि आप बिहार में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि 2, 4, 5 ही पूछे, कहीं बिहार की मर्जी हो 10 भी पूछ दे। तो इसीलिए बिहार के एग्ज़ाम के लिए हर हाल में आपको बिहार स्पेशल आना ज़रूरी होता है। और बिहार से है तो आपको 100% बिहार का हर चीज़ जानकारी नॉलेज के दृष्टि से भी रखना चाहिए। जैसा कि हम बिहार स्पेशल में शुरू करने जा रहे हैं, आपको मैप के माध्यम से सारा चीज़ बताएंगे। अब क्या क्या बताएंगे ये देख लीजिए। बताएंगे हम आपको बिहार का भौगोलिक परिचय बताएंगे मैप के माध्यम से, बिहार की राजनीतिक परिचय बताएंगे, साथ में आपको बताएंगे बिहार का वन्य जीव अभयारण्य बताएंगे, बिहार का खनिज संसाधन बताएंगे, सारे विषय हैं। बिहार की नदियाँ बताएंगे, बिहार का नदी घाटी परियोजना बताएंगे, बिहार का जलप्रपात और झील बताएंगे, बिहार की मिट्टी बताएंगे, बिहार की चट्टानें बताएंगे, बिहार की जलवायु क्षेत्र बताएंगे, बिहार का भौगोलिक विभाजन बताएंगे, बिहार का वन बताएंगे, साथ में बिहार की कृषि, बिहार का उद्योग, उसके बाद है बिहार का पर्यटन, बिहार का विविध, अर्थात ये सारे चीज़ हम बिहार के अंतर्गत बताएंगे। साथ में आपको बिहार के प्राचीन इतिहास भी बताएंगे, बिहार की प्राचीन इतिहास क्या रही है और मगध का उत्कर्ष। अब ये मगध का उत्कर्ष खाली बिहार के लिए नहीं, इंडिया के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इंडिया के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और बिहार के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपका मगध का उत्कर्ष बताएंगे। बौद्ध धर्म भी इंडिया के लिए भी महत्वपूर्ण है, इंडिया का कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो वहाँ जरूरी है। जैन धर्म को बताएंगे, यहाँ ये भी आपको इंडिया के लिए पूछा जाता है। बिहार का मध्यकालीन इतिहास बताएंगे, अर्थात इंडिया में ये भी पूछा जाता है बिहार का, क्योंकि बिहार और इंडिया का रिलेशन गहरा रहा है, इसलिए आपको ये सारे बताए जाएंगे। सूफी मत बताएंगे कि क्या हम सूफी विचारधाराएं रही है। साथ में बताएंगे बिहार में जनजातीय आंदोलन, माने बिहार में कई तरह के जनजातीय आंदोलन हुआ, जैसे मुंडा विद्रोह हुआ, जैसे संथाल विद्रोह हुआ, तो इन सारे चीज़ों की जानकारी हम देंगे। साथ में आपको राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का भूमिका, मतलब जो हमारे देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ बिहार की क्या भूमिका रही, इन चीज़ों को बताएंगे। साथ में स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिला की भूमिका, अर्थात किन किन महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ली, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बिहार में प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष बिहार में पाश्चात्य शिक्षा, मतलब जो शिक्षा की क्या महत्ता रही है, उन चीज़ों को बताएंगे। तो ये सारे चीज़ आपको देख लीजिए, ये विषय है, ये सारे चीज़ आपको देखा। साथ में हम आपको बिहार के आयोजित कांग्रेस अधिवेशन, बिहार में क्या क्या कब, तो कांग्रेस अधिवेशन में वैसे हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन बिहार स्पेशल में हम थोड़ा अलग से बताएंगे। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण बजट भी बताया जाएगा, बिहार की योजनाएं बताए जाएंगे, बिहार के पुरस्कार बताए जाएंगे, बिहार में चर्चित व्यक्ति, बिहार में निधन जो 2021 में हुआ है, तो ये नहीं बताना है, क्योंकि ये 2021 का हमको नहीं पढ़ना है, 2023 का पढ़ना है, 2023 का बताया जाएगा, ठीक है, 2023 का। उसके बाद है 2020 वाले, आपको ये सब नहीं। विधानसभा चुनाव में, हाँ, 2020 का विधानसभा आप चुनाव पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी चुनाव नहीं आया है, तो पीछे के चुनाव से पूछा जा सकता है। बिहार समसामयिकी 2022 नहीं पढ़ना है, हमको 2023 पढ़ना है। कुछ थोड़ा 2022 में भी कुछ पुरस्कार वगैरह पढ़ना है, ठीक है, पुरस्कार वगैरह को 2022 का करना है। परीक्षा का संबंधी महत्वपूर्ण तिथियाँ, मतलब परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत सारे तिथियाँ पढ़ना है। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, मतलब प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो पूछा गया है बिहार में, उन चीज़ों को पढ़ेंगे। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसे लागू हुआ, किस तरह माने लागू है, इन चीज़ों का चर्चा करेंगे। जल जीवन हरियाली बिहार में योजना आया हुआ है बिहार सरकार का, तो ये जल जीवन हरियाली कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, कब लागू हुआ, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। 7 निश्चय पार्ट 2 चल रहा है बिहार में, तो ये इसका भी वर्णन हम करेंगे, क्योंकि 7 निश्चय पार्ट 1 खत्म हो चुका है, पार्ट 2 चल रहा है। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के बारे में बताएंगे, दोनों को कंपेयर करके बताएंगे। साथ में बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे। साथ में आधुनिक बिहार राज्य के उदय के बारे में बताएंगे। बिहार सरकार कैसे चल रही है, इसके बारे में बताएंगे। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम क्या है और कैसे लोग जो है ना शिकायत अधिनियम के सहारा ले सकते हैं। लोकसभा का अधिकार, मतलब आरटीपीएस के बारे में बताएंगे, ठीक है। लोक सेवा अधिकार क्या है और आरटीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ को बताएंगे। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2019 नहीं बताएंगे, 2021 बताएंगे, क्योंकि 2021 भी आ चुका है, अभी तक 2021 ही आया। प्रत्येक 2 साल पर वन स्थिति रिपोर्ट आता है, मैं उसको बताऊंगा। साथ में बिहार के नक्शे बताएंगे। तो ये सारे चीज़ों को पढ़ने के लिए हम बिहार स्पेशल स्टार्ट किए हैं और इन चीज़ों को हम
चंद दिनों में चाहेंगे कि ख़त्म कर दें, ताकि ढेर सारे एग्ज़ाम बिहार में होने वाले हैं, उन चीज़ों को आपको फ़ायदा मिल सके। चलिए हम अब बिना देर किए हुए आगे अपनी एटलस की ओर बढ़ रहे हैं। ये है आपका बिहार एटलस, देख लीजिए। जैसा कि आपको ये बिहार का मैप दिख रहा है, स्क्रीन पर आपको ये बिहार का मैप दिख रहा है, ये बिहार है आपका। और इस बिहार में आप देखिए कि छोटा करके मैं दिखा दूं, ये बिहार है, ये बिहार है। और बिहार में क्या जान रहे हैं, तो हम सबसे पहले बिहार के देख लीजिए कि बिहार की ये ऐसे दूरी अगर आपको बोला जाए कि आपको उत्तर से पूरब की दूरी, ये जो है ना आपका, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये लंबाई है, ठीक है, और ये आपका जो है ना चौड़ाई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बिहार की जो लंबाई चौड़ाई क्या है। तो आप पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वो कितना रहा है, और उत्तर से दक्षिण की दूरी है वो कितना है, इसको हम बताएंगे। तो यहाँ देख लीजिए, ये दिख रहा है, ये आपको पूरा दिख रहा है कि कितना है, 345। तो इसका मतलब है उत्तर से दक्षिण की दूरी जो है ना बिहार में देखा जाए तो आपको 345 है, ठीक है। और ये जो है ना पूरब से पश्चिम की जो दूरी है वो 483 है, ठीक है। तो 483 याद रखेंगे, ठीक है। और 483 BC हम एक डेट और कंफर्म कर लीजिए, ज़्यादा अगर याद नहीं रहेगा तो 483 BC में हम महात्मा गांधी का जो है ना महापरिनिर्वाण हुआ था। तो उस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो ध्यान रखना है कि पूरब से पश्चिम जो है ना महात्मा गांधी के परिनिर्वाण का डेट है, ठीक है। सॉरी, महात्मा गांधी करें, महात्मा बुद्ध जो है ना का परिनिर्वाण हुआ था, अर्थात परिनिर्वाण का मतलब उनका निधन हो गया था। कब हुआ था? 483 में, ठीक है, 483 में। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि जो 483 है ये बिहार की जो है ना पूर्व से पश्चिम की दूरी है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम। और उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है ये आपका है 345। तो 345 अपना याद रखिए, 3 4 5 याद रखिए, 3 4 5 या 345 भूल सकता है, क्योंकि उस समय 3 4 5 नहीं याद रखिएगा तो क्या होगा, 354 दे देगा। तो आप याद कन्फ्यूज हो जाए, 354 था कि 345 था, 354 का था, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए 3 4 5 याद रखिए। क्या रखिए? 3 4 5। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा तो भूलिएगा नहीं। अब हम बात कर लेते हैं बिहार के जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, इन चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो मैं अक्षांश और देशांतर के बारे में हम भूगोल में बता चुके हैं कि क्या अक्षांश होता है और क्या देशांतर होता है। भूगोल में मैंने पढ़ाया था क्या अक्षांश। एक बार हम चर्चा कर देना चाहेंगे कि ये आपका अगर भौगोलिक स्थिति है तो यहाँ ये जो है ना ये खींचा गया लाइन अक्षांशीय लाइन है। क्या लाइन है? अक्षांशीय लाइन। और जो ऐसे खींचा गया जो लाइन है वो आपका देशांतरीय लाइन है, ये देशांतरीय लाइन कहलाता है। तो ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हम बिहार में अगर देखें तो बिहार का विस्तार कितना है सो पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देख लीजिए, ये जो पूर्वी देशांतर जो है ना उसका कितना है, 483 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड है, ठीक है। 83 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड। इसको ऐसे पढ़ते हैं, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखिए 83 19 50, ठीक है, 83 19 50, 83 19 50 से 83 19 50 सेम दे दिया है। यहाँ देखिए अक्षांशीय देखिए विस्तार 27 31 15, और यहाँ देखिए नीचे जो है ना 24। तो हम नीचे से जीरो से ऊपर बढ़ते हैं ना, जब बढ़ते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। तो कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड से इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है आपका है 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। ये है आपका अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया होगा, हो सकता है, ठीक है, कि ये 87 होना चाहिए था तो मिसप्रिंट हो गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये आप विस्तार देख लिया अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक है बिहार का विस्तार। तो बिहार का 24 से लेकर के, सिंपली भाषा में याद रखें तो 27, 24 से लेकर के 27, ठीक है। सिंपली भाषा में अगर पूछा जाए तो 24 से 27 आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। और वही चीज़ अगर यहाँ 83 से एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन 83 से 87 होना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पे जो दोनों है ना एक ही दे दिया गया है। अब हम आगे बता दें आपको कि बिहार में यहाँ जो दिया है कुल क्षेत्रफल क्या है बिहार का, 94,163 वर्ग किलोमीटर,
कॉमनली आपको ध्यान रखना है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल क्या है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वही बिहार की जो कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है, कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, बिहार का जो पूरे भारत में अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 2.86% जो है ना बिहार का जो है ना क्या है, क्षेत्रफल का परसेंटेज है। वही अगर हम यहाँ ये देखें कि बिहार का समुद्र तल से दूरी ऊंचाई पूछे तो फीट में अगर बोला, फीट में बोलेगा तो 173 फीट में बोलेगा तो, और अगर मीटर में पूछेगा तो 2.73 में, सॉरी 52 पॉइंट कितना हो जाएगा, 52.73। ठीक है, तो फीट में भी याद रखेंगे, मीटर में भी याद रखेंगे। ऑप्शन में डायरेक्टली दोनों रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों यानी दोनों नहीं रहेंगे। उस समय फीट में अगर रहता है तो आपको ध्यान रखना है 173, और मीटर में रहता है तो 52 पॉइंट समथिंग है। कभी कभी 52 भी ऑप्शन में आ जाता है, या 53 भी आ जाएगा, तो उस समय 53 भी लगाना है, क्योंकि 52.73 है तो 53 भी कभी कभी ऑप्शन में आ जाते हैं, एग्जैक्ट नहीं रहने पर, लगभग में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और दूरी पूछेगा तो 200 किलोमीटर। 200 समुद्र तल से कितना दूर है बिहार? बिहार समुद्र तल से 200 किलोमीटर है। बिहार समुद्र तल से 200 किलोमीटर है। बिहार आपका ऊंचा कितना है समुद्र तल से? तो बिहार की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, 173 फीट है। ठीक है, 173 फीट। आगे समझ में? तो इस तरह से ध्यान रखिए, 173 फीट अगर ऊंचा पानी उठ गया तो बिहार में आ जाएगा। ठीक है, 173 समुद्र में अगर लहर 173 फीट उठ गया तो समझ लीजिए कि बिहार दहा जाएगा। इसका मतलब ये समझ लिया, इससे ध्यान रहने के लिए हम बता दिए। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे बिहार की थोड़ा चौहद्दी की चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ बिहार की चौहद्दी में दिख रहा है, नीचे जो है ना बिहार की चौहद्दी में, यहाँ देखिए झारखंड है। कौन है? नीचे जो है ना झारखंड है, ऊपर नेपाल होगा। ऊपर क्या होगा? नेपाल होगा। इस साइड में उत्तर प्रदेश है और इस साइड में वेस्ट बंगाल है। ठीक है, इस साइड में वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ दिया है कि बिहार नाम जो है ना, यहाँ देखिए बिहार नाम है बिहार। ठीक है, इसका नाम पड़ गया कब? 1912 में। उस समय उड़ीसा और बिहार साथ ही में था। ठीक है, जिस समय 12 में नाम पड़ा बिहार, उस समय उड़ीसा साथ में था। ठीक है, 36 में 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा अलग हो गया। ठीक है, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। इस तरह से बिहार का विभाजन जो है ना, देखा जाए तो बिहार के विभाजन 2 बार हुए हैं, लेकिन बिहार अलग हुआ है उस समय भी विभाजन हुआ है। ठीक है, बिहार के ओनली विभाजन 2 बार हुए हैं, एक बार उड़ीसा के रूप में, एक बार झारखंड के। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को जो हुआ उड़ीसा अलग हुआ, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं, ये भी बात ध्यान रखना है। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। तो इस फिगर से हमको इतना बात ध्यान में रखना है। अब अगला देख लीजिए, अगला जो है ये बिहार का नक्शा है। ठीक है, अब बिहार का नक्शा है तो ये आपको दिख रहा होगा कि बिहार का नक्शा है। अब इसमें जो है ना जिला दिए गए हैं, सारे के सारे जिला दिए गए, बिहार के कौन कौन जिले हैं। ठीक है, तो बिहार के कौन कौन जिले हैं और क्यों, किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, किन किन दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये आपका पश्चिम चंपारण है। ठीक है, उसके बाद उसके बगल में हो गया पूर्वी चंपारण। ठीक है, उसके बाद ये बगल में शिवहर हो गया। शिवहर के बाद हो गया आपका सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद हो गया मधुबनी। ठीक है, मधुबनी के बाद हो गया आपका सुपौल। सुपौल के बाद अररिया। अररिया के बाद हो जाएगा आपका किशनगंज। इतना जो है ना नेपाल से सटा हुआ है। ठीक है, ये सब के सब नेपाल से सटे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। ये भी पूछा जाता है कि कितने जिले हैं जो नेपाल से सटे। तो अगर आप इस फ्लो वे में अगर आपको याद है कि हाँ यहाँ पे यहाँ पश्चिम चंपारण होगा, फिर पूर्वी चंपारण होगा, फिर शिवहर आएगा। 1 मिनट, साथ ही शिवहर नहीं सटा, 1 मिनट, शिवहर नहीं, साथ ही जिला है सटा हुआ, जैसे शिवहर अलग है। ठीक है, शिवहर नहीं सटा हुआ है, याद रखिएगा। लेकिन शिवहर को ध्यान रखिएगा कि बीच में आता है, ये बफर जोन के रूप में काम कर रहा है आपका, इसके और इसके रूप में। देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, हाँ मतलब ये बफर जोन का काम कर रहा है, सट नहीं रहा है, तो साथ ही को है। ठीक है, 7 है जो सट रहे हैं। कौन कौन? एक आपका हो गया ये वाला, एक दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, 5वां में आप देख लीजिए, 5वां आपका ये हो गया, 6ठा ये हो गया, 7वां ये हो गया। 7 गो है जो नेपाल से सटे हुए हैं। ठीक है, 7 जिले हैं जो टोटल के सटे हुए। तो आप 7 जिले में देख लीजिएगा, बफर जो है, बफर जोन के काम में जो कौन कर रहा है, यहाँ शिवहर कर रहा है।
तो शिवहर इतना छोटा है और सबसे छोटा जो है ना, सबसे छोटा जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा है, ठीक है। सबसे छोटा जो है ना जनसंख्या के मामले में है, क्षेत्रफल के मामले में आपका अलग है, याद रखिएगा। शेखपुरा है क्षेत्रफल के मामले में, ये शिवहर है जो जनसंख्या के मामले में और जनसंख्या घनत्व के मामले। तो ये सारे ज़िले जो है ना, अब उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो ज़िले हैं ये यूपी में टच कर रहा है, ठीक है, ये भी यूपी में टच कर रहा है, ये भी यूपी में टच कर रहा है। उसके बाद आपको बता दूं कि ये भी यूपी में सट रहे हैं, ये भी 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 सट रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 को इधर से भी है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिए कि ये यूपी से मतलब सट रहा है। तो अब हम ये बात तो हम आपको बता दिए, लेकिन ये कुछ ज़िले जो हैं इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। किस लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं पहला ये बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है सुपौल, चाहे यहाँ पश्चिमी चंपारण से हम शुरू करते हैं, पश्चिम चंपारण क्यों हमको याद रखना ज़रूरी है, एग्ज़ाम के दृष्टि से क्यों याद रखना ज़रूरी है, तो ये क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है, ठीक है। माने सब बिहार का सबसे बड़ा अगर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है तो यही पश्चिम चंपारण है। तो आपको मैप दिखा के इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा कि हाँ सबसे बोले हैं कि सर सबसे बोला जो है वो आपका पश्चिम चंपारण, ठीक है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति 4.6% जो है ना अनुसूचित जनजाति यहीं पे है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा पश्चिम चंपारण हो गया, दूसरे नंबर पर कटिहार आता है, तीसरे नंबर पर पूर्णिया, याद रखिएगा। मतलब अगर पश्चिम चंपारण ऑप्शन में नहीं रहेगा तो उस समय कटिहार रहेगा, तो आपका आंसर कटिहार हो जाएगा। आगे ये दोनों न होने पर पूर्णिया हो जाएगा। नहीं तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जनजाति के लिए याद रखना है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के लिए याद रखना है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जिला है आपका, यहाँ देख लीजिए, ये शिवहर आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये शिवहर है ना, ये शिवहर है। अब शिवहर है तो शिवहर को हमको क्यों याद रखना है, अच्छा सबसे छोटा जिला यही है, सॉरी शेखपुरा जो है ना जनसंख्या के दृष्टि से होगा तो, ठीक है, जनसंख्या के दृष्टि सबसे छोटा जिला जो है ना ये क्षेत्रफल की दृष्टि से यही है। नहीं पटना नहीं, अभी हम शिवहर की बात कर रहे हैं। सबसे छोटा जिला जो है ना 444 वर्ग किलोमीटर है इसकी, और साथ में आपको सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी यहाँ है 1880, 1 किलोमीटर स्क्वायर में लोग रह रहे हैं, 1880 लोग। मतलब बिहार का ओवरऑल जनसंख्या घनत्व 1106 है, 1106 पूरा बिहार का निकाला जा रहा है तो, लेकिन खाली अगर शिवहर का निकाला जा रहा है तो 1880 है। सोच लीजिए बहुत ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ, मतलब कम जगह में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 1880 लोग रह रहे हैं, तो इसलिए हमको शिवहर याद रखना है। उसके बाद हम जनसंख्या घनत्व के फ्लो के बाद देख लीजिए, अगर ऑप्शन में आपका शिवहर नहीं रहेगा तो दूसरे नंबर पर पटना आ जाता है और तीसरे नंबर पर आपका दरभंगा आ जाता है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व के मामले में, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि घनत्व के मामले में दूसरे नंबर पर कौन आता है, पटना। अगर आपका ऑप्शन में शिवहर नहीं रहेगा तो उस समय आपको पटना लगाना है, वो दोनों नहीं रहेंगे तो दरभंगा लगाना है, तीसरे नंबर पर दरभंगा आता है। तो तीन जिला को कम से कम आपको ध्यान में रखना होता है। तो मेरे ख्याल से जनसंख्या घनत्व के मामले में समझें, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, मतलब यहाँ पे एसटी की संख्या जो है ना कम है, नाम मात्र के है, न्यूनतम है। सबसे कम अगर बिहार में एसटी की संख्या है तो यहीं पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, पश्चिम चंपारण, अभी पर है। सबसे कम कहाँ है, यहाँ, और सबसे ज़्यादा वहाँ। तो मेरे ख्याल से शिवहर को हमको इसलिए याद रखना है। अब चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि ये है आपका सहरसा, ठीक है, सहरसा है। सहरसा आप सुने होंगे, आप लोकेशन से देख लीजिए कि ये सहरसा है। इसके बगल में यहाँ सुपौल पड़ रहा है, यहाँ मधेपुरा पड़ रहा है, यहाँ मधुबनी है, यहाँ दरभंगा है। अर्थात समझिए कि दरभंगा के बगल में ही सहरसा है। इससे आप स्पष्ट मतलब ये चीज़ लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। अब ये सहरसा है तो सहरसा क्यों याद रखना है, न्यूनतम महिला साक्षरता के लिए ध्यान रखना है। मतलब 100 गो में मात्र 41 गो महिला वहाँ पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो सबसे कम महिला पढ़ल लिखल अगर देखा जाए तो सहरसा में, ठीक है। आप ये बात को ध्यान रखेंगे कि सबसे कम महिला जो है ना आपको सहरसा में। तो इस वे में अगर आप याद करते हैं ना तो 100% ज़्यादा दिन तक याद भी रहेगा और ज़्यादा चीज़ें याद भी रहेंगे,
ठीक है। तो मेरे ख्याल से सहरसा को क्यों याद रखना है ये बता दिया मैंने। अब उसके बाद हम आपको बताएंगे अगला मधेपुरा को बताएंगे। ये मधेपुरा है, देख लीजिए मधेपुरा कहाँ है, देख लीजिए यहाँ अररिया है, अररिया के बगल में यहाँ आपका सुपौल है और सुपौल के यहाँ बीचों बीच यहाँ मधेपुरा है, ठीक है। मधेपुरा से ही पप्पू यादव है, आपको पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। तो अब यहीं से है, तो ये हम ये क्यों कनेक्ट कर दिए, पप्पू यादव को कनेक्ट क्यों कर दिए, क्योंकि आपको ध्यान रहेगा कि हाँ पप्पू यादव के यहाँ ऐसा है, ठीक है। मतलब कोई चीज़ जो जानकार व्यक्ति अगर उसको आप कनेक्ट करते हैं तो आपको चीज़ें याद हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए हमको मधेपुरा क्यों याद रखना है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला। अब ये दशकीय वृद्धि वाला क्या होता है, तो यानी कहने का मतलब है 10 साल में अगर जनसंख्या कहीं ज़्यादा फूटा है तो मधेपुरा में फूटा है, मतलब विस्फोट हुआ है। 31% विस्फोट है। ओवरऑल बिहार का देखा जाए तो 25.4 है, 25.04, ठीक है, इतना है। अब यहाँ ये मतलब बिहार का एवरेज देखा जाए तो 25 है, लेकिन मधेपुरा में देखा जाए तो 31 है, मतलब 31 लोग बढ़े हैं इस हिसाब में, मतलब 100 में 31 लोग बढ़ गए हैं। समझ लीजिए कितना परसेंट, मतलब और तनका हो जाता तो 50% हो जाता, नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है कि ड्योरा बढ़ जाता, कहने का मतलब ड्योरा बढ़ जाता। तो यहाँ विस्फोट हुआ है, तो विस्फोट के मामले में इसको कहते हैं दशकीय वृद्धि। तो बहुत बच्चा को यही समझ में नहीं आता कि दशकीय वृद्धि होता क्या है। 10 साल पर जनसंख्या होता है ना, जनगणना होता है ना, तो 10 साल पर जनगणना होता है, 10 साल पर होता है ना। अब 10 साल पर जब होता है तो उस परिस्थिति में 10 साल में 100 में 31 लोग बढ़े हैं। यहाँ पे कितने लोग बढ़े, 100 में 31। जब 100 में 31 बढ़े तो 1000 लाख में कितना बढ़ जाएंगे समझ लीजिए, इसलिए विस्फोट यहाँ पे हुआ है। चलिए इसलिए हमको याद रखना है। अब हमको पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है यहाँ, ये किशनगंज है, ये आपका किशनगंज है, ठीक है। अब किशनगंज को देख लीजिए कि किशनगंज में क्या क्यों हमको याद रखना है, सर्वाधिक वर्षा, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक वर्षा यहाँ जो है ना, सबसे ज़्यादा औसत 112 सेंटीमीटर वर्षा होना तय है, नहीं होगा तो 112 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, आना तो सबसे ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा ये बात। दूसरी बात है न्यूनतम अनुसूचित जाति, मतलब एससी की संख्या सबसे कम है यहाँ, एसटी की संख्या नहीं, एससी की संख्या, सबसे एससी की संख्या अगर कहीं कम है तो आपका किशनगंज में, ठीक है। पहले स्थान पर आपका ये मतलब शिवहर आ रहा है, ठीक है, किशनगंज आ रहा है, उसके बाद शेखपुरा आ रहा है, ये ध्यान में कर लीजिए। तो ये मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बता देते हैं पूर्णिया। अब आपको ये है पूर्णिया, आपको पूर्णिया का लोकेशन देख लीजिए, ये पूर्णिया है। पूर्णिया के इधर बगल में अररिया है, इधर किशनगंज है और इधर नीचे में कटिहार है, अर्थात कटिहार और अररिया के बीच में है पूर्णिया। तो पूर्णिया को क्यों याद रखना है देख लीजिए, पूर्णिया को याद रखना है कि सबसे साक्षरता, सबसे कम साक्षरता, ठीक है, सबसे कम साक्षरता, अर्थात कहिए कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता, 2 चीज़ में ये रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। एक तो सबसे कम साक्षरता यहाँ पे मिलेगा, मतलब बिहार में अगर जिला में सबसे कम पढ़ल लिखल देखे जाएगा तो यही है पूर्णिया में, सबसे कम पढ़ल लिखल। और उसके बाद साथ में आपको बता दे कि बिहार का लिटरेसी रेट पता है ना, 61.8 है, ठीक है, 61.8, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इस बिहार में सबसे कम पढ़ल लिखल कौन है, पूर्णिया में, और पुरुषों में सबसे कम पढ़ल लिखल, ठीक है, पुरुषों में सबसे कम पढ़ल लिखल, भी याद रखिए। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। अब आगे आपको ये जो दिख रहा है ये आपका, ये मुंगेर है, ये देख लीजिए, ये मुंगेर है। और मुंगेर का लोकेशन कहाँ है देख लीजिए, ये आपका मुंगेर है। मुंगेर जो है भागलपुर के बगल में है, उसके बाद आपका है खगड़िया के बगल में है, बेगूसराय के बगल में है, साथ में आपका बांका के बगल में है, और जमुई के बगल में है, लखीसराय के बगल में, मतलब सब इसके चारों तरफ है। ये इसका लोकेशन रहा। इसको हम क्यों याद रखेंगे, यहाँ देख लीजिए, इसको हम याद रखेंगे इसलिए न्यूनतम लिंगा अनुपात के लिए, मतलब लिंगा अनुपात यहाँ सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम अगर लिंग अनुपात देखा जाए तो मुंगेर में है, दूसरे नंबर पर आपका भागलपुर पड़ता है, उसी का पड़ोसी है, और तीसरे नंबर में खगड़िया है। तो सब पड़ोसी है जहाँ लिंग अनुपात सबसे कम है। मतलब लिंग अनुपात का मतलब होता है हमारे जो भारत का लिंगानुपात है 943 प्रति 1000 पुरुष पर है, मतलब 1000 पुरुष है तो महिला की संख्या 943 है। उसी तरीके से 918 जो है 918 बिहार का है, ठीक है, 918। तो याद रख लीजिए। और इससे भी कम है, सबसे कम हरियाणा का है जो मात्र जो है ना 879 है, ठीक है, 879
79। तो ये बात ध्यान रखेंगे, सबसे कम हरियाणा का, इसीलिए वहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ना योजना चलाया गया है। हालांकि उससे देखा गया है कुछ सुधार हुआ है और धीरे धीरे लिंग अनुपात बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ अगर आपको जिला में, अपने ज़िला में पूछा जाए तो मुंगेर को याद रखिएगा सबसे कम है, और उसका जो पड़ोसी आस पड़ोस है वो सब कम लिंगानुपात वाला है। इससे ध्यान रहेगा कि कहाँ है। अगर मान लीजिए मुंगेर नहीं रहेगा तो उस समय आपको भागलपुर खगड़िया आ सकता है ऑप्शन में, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आगे देख लीजिए, अब उसके बाद आपको शेखपुरा का, जबकि हम शेखपुरा के बारे में हम आपको बताए हैं, ये शेखपुरा है। शेखपुरा का लोकेशन वही है लखीसराय के बगल में, नालंदा के बगल में, ठीक है। उसके बाद है आपका ये जमुई के बगल में भी पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये शेखपुरा है। शेखपुरा को क्यों याद रखना है? सबसे कम जनसंख्या, सबसे जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के मामले में शिवहर, जनसंख्या के मामले में शेखपुरा, जनसंख्या के मामले में शेखपुरा। यही दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है, शिवहर और शेखपुरा। तो आपको क्षेत्रफल के मामले में ध्यान रखना है, ऊपर है और नीचे जो है ना बिहार के पूरा लोकेशन अगर देखा जाए तो बिहार का लोकेशन देखिए, यहाँ आपका शिवहर है, यहाँ शिवहर है और यहाँ पे शेखपुरा है। तो नीचे में है जनसंख्या के मामले में और ऊपर में है क्षेत्रफल के मामले में। ये बात आपको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आप ये देख लीजिए, अगला आपका ज़िला है ये पटना। आपका जो है ना पटना ज़िला है। पटना ज़िला क्यों इम्पोर्टेंट है? तो पटना ज़िला सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पे है, वहीं सबसे कम आपका शेखपुरा में है, तो सबसे ज़्यादा पटना में है। दूसरे नंबर पर आपका आता है पूर्वी चंपारण, तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर। मतलब हम लोग जो है तीसरे नंबर पर है, ठीक है, अर्थात मुजफ्फरपुर जो ज़िला है वो तीसरे स्थान पर आता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए सबसे अधिक पूछा तो पटना, सर्वाधिक नगरीकरण जो है ना पटने में है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। मतलब कहने का मतलब सबसे ज़्यादा अगर शहर कहीं है तो पटना में, पटना जिला, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि शहर में ज़्यादा लोग बसे हुए हैं। नगरीकरण का मतलब क्या हुआ? 43% लोग शहरे में रहते हैं और मात्र उधर बच गया कितना? 57% लोग ही गांव में रहते हैं, ठीक है। 56.9 ही होगा, लेकिन लगभग 57 मान लीजिए। तो 57% जो है ना, ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा अगर नगर कहीं है तो पटना में, मतलब नगर में रहने वाले लोग के अनुसार, ठीक है। 43% लोग रह रहे हैं। तो पटना को दो चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है, एक सर्वाधिक जनसंख्या, दूसरा सर्वाधिक नगरीकरण। और तीसरा बात ये भी ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर पर आता है जनसंख्या घनत्व के मामले में, शिवहर के बाद इसी का स्थान है घनत्व के मामले में, ठीक है। ये भी बात ध्यान में आपको रखना है। अब अगला जिला आपको पड़ रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, ये है गया, ठीक है, गया, ठीक है, बौद्ध गया इसी को कहा गया। गया को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे कम तापमान, मतलब यहाँ पे सबसे कम और सर्वाधिक तापमान यही है। मतलब यहाँ सबसे कम भी है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम टेम्परेचर वाला जो ज़िला है वो कौन है, तो वो आपका कौन है? गया। और सबसे अधिक टेम्परेचर वाला जो ज़िला कौन है, तो गया। दोनों मामले में ये है, ठीक है। उसके बाद है सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति, मतलब एससी की संख्या सबसे ज़्यादा यहीं, एससी की संख्या सबसे ज़्यादा 30%, मतलब 100 में 30 लोग जो है ना यहाँ एससी है, 30 से अधिक लोग। 100 अगर देखिएगा ना लोग को, तो 100 में 30% लोग जो है ना यहाँ एससी की संख्या है। तो सबसे ज़्यादा गया में है, दूसरे स्थान पर पटना में, तीसरे स्थान पर समस्तीपुर में। तो एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति और एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति के मामले में हम पश्चिम चंपारण पढ़े हैं, अनुसूचित जाति के मामले में हम यहाँ पढ़े हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम एससी जो है ना वहाँ किशनगंज में पढ़े हैं शायद। कहाँ पढ़े हैं? किशनगंज, बताइए। ये देख लीजिए, न्यूनतम एससी कहाँ है ना, न्यूनतम अनुसूचित जाति। आगे ना समझ में? शिवहर वहाँ तो, शिवहर में तो आपको ध्यान, अच्छा यहाँ पे न्यूनतम का मतलब दूसरा स्थान पर है, न्यूनतम के मामले में दूसरा स्थान पर है, ठीक है। पहला स्थान पर आपका शिवहर आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए। अगला जिला आपको पढ़ना है औरंगाबाद। औरंगाबाद काहे पढ़ना है? तो सबसे कम वर्षा यहीं होता है, वहीं सबसे ज़्यादा किशनगंज में और सबसे कम औरंगाबाद। मतलब ये याद रखिएगा, तीराकोनी जो है ना, ये याद रखिए कि ये तीराकोनी है, यहाँ सबसे कम है, यहाँ सबसे
ऐसे याद रहेगा तो ध्यान रहेगा। इससे क्या क्या होगा कि हाँ औरंगाबाद कहाँ है, लोकेशन यहाँ है ना, इससे ध्यान में आपको रहेगा। आगे समझ में। अब उसके बाद आपको पढ़ना है आपको रोहतास। ठीक है, रोहतास जो है ना एक ज़िला ऐसा है जो आपको इधर झारखंड से भी टच करता है, इधर उत्तर प्रदेश से भी टच करता है। झारखंड रोहतास ऐसा ज़िला है। देख लीजिए रोहतास का लोकेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है रोहतास। ठीक है, हाँ। अब ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको इसको क्यों याद रखना है, रोहतास को क्यों याद रखना है, सो देखिए सर्वाधिक साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो यही रोहतास में है। 73% लोग साक्षर हैं यहाँ, समझे। सबसे ज़्यादा अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो यही है। सबसे ज़्यादा रोहतास में हो गया, दूसरे स्थान पर पटना में हो गया, तीसरे स्थान पर भोजपुर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रोहतास, पटना और भोजपुर। तो मेरे ख्याल से ये बात ध्यान रखिएगा। पुरुष साक्षरता दर में अगर पूछा जाए तो भी ये सबसे नंबर 1 पर है। पुरुष साक्षरता दर में भी सबसे नंबर 1 पर है। और सबसे कम में पुरुष में हम कहाँ बताए हैं, बताइए। पूर्णिया में। पूछे पूर्णिया, पूछे पुरुष, बताया है ना। तो पुरुष में सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कहाँ पढ़ल लिखल है तो रोहतास में, और कम पढ़ल सबसे लिखल है पूर्णिया। ठीक है, याद रखिए। सर्वाधिक महिला के मामले में भी पूछा जाए तो सबसे महिला ज़्यादा यही है, 63% लोग, 63% महिला जो है ना यहाँ पढ़ी लिखी है। इसका मतलब हम शिक्षा के मामले में बेहतर स्थिति रोहतास को देख रहे हैं। सबसे रोहतास देखिए, सबसे मतलब कारण क्या है, ये दूसरे मतलब राज्य के बगल में, ठीक है ना। इसीलिए शायद हो सकता है कि अपने आप को टैलेंट बना के रखा। ठीक है, ये ध्यान में कर लीजिए। और वैसे अगल बगल पड़ोसिया को ज़्यादा सीखता है लोग, ये भी बात ध्यान में। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आगे यहाँ दें। आपको तो ध्यान रखना है। अब कैमूर को याद रखना है, किस मामले में, जनसंख्या घनत्व के मामले में। वही जनसंख्या घनत्व में हम बोले सबसे ज़्यादा तो वहीं सबसे कम, यहाँ सबसे कम। ठीक है, तो कैमूर जो है ना सबसे कम है। मात्र कितने लोग रह रहे हैं, 488, 1 वर्ग किलोमीटर मात्र 488। और शिवहर में कितना है, 1 वर्ग किलोमीटर में 1880। तो देख लीजिए कितना बड़ा डिफरेंस है, कहाँ 488 और कहाँ 1880। ठीक है, कई गुना 4 चौका 16, 4 गुना से भी ऊपर है नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आपको हम बता दे रहे हैं, अब आप आ गए हैं गोपालगंज में। गोपालगंज का लोकेशन पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि कहाँ है गोपालगंज। ये है आपका गोपालगंज, यहाँ आप पश्चिम चंपारण देख रहे हैं, उसी के नीचे में जस्ट नीचे में आपका गोपालगंज है। ठीक है, आइए गोपालगंज में आपको क्यों याद रखना है, गोपाल सर्वाधिक लिंगानुपात। देख लीजिए लिंगानुपात में मतलब 1021 महिला है 1000 पुरुष पर। 1000 पुरुष है तो महिला की संख्या 1021 है। सबसे ज़्यादा महिला यही है। ठीक है, यानी महिलाओं की संख्या अगर देखा जाए तो गोपालगंज में सबसे ज़्यादा है। आगे समझ में, गोपालगंज में महिला की संख्या 1021 है 1000 पुरुष पर। वहीं दूसरे स्थान पर आपका आता है सिवान, इसी का पड़ोसी सिवान है। दूसरे स्थान पर सिवान आता है जो कि यहाँ सिवान है। ठीक है, गोपालगंज के नीचे ही सिवान है। और तीसरे स्थान पर आपका सारण है। ठीक है, सारण भी इसी का पड़ोसी है। मतलब सारे पड़ोसी में जो है ना क्या है, लिंग अनुपात क्या है, ज़्यादा है। और सारे वहाँ पड़ोसी में लिंग अनुपात कम थे। कौन, मुंगेर बताए थे, मुंगेर, भागलपुर और बांका बताए थे ना। वहाँ पे तीनों पड़ोसी के पास कम, सबसे कम लिंगानुपात था, और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा अनुपात। तो ये बात ध्यान रखेंगे। हम पड़ोसी कहने का मतलब ये है हमारा कि इससे ध्यान रहेगा कि आपको लिंग अनुपात वाला ये सब जिला है कम, और सबसे ज़्यादा वाला ये सब जिला। ये तीनों के तीनों सटे हैं कि नहीं है, तो तीनों के तीनों में ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखिए। अगर ऑप्शन में अगर मान लीजिए गोपालगंज नहीं है तो कौन मारेंगे, सिवान, सिवान नहीं है तो कौन मारेंगे, सारण। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इन सभी चीज़ों से ये जो मैप जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैप के माध्यम से, लोकेशन के माध्यम से हमने आपको बताया है। हो सकता है कि एक बार में न याद हो, लेकिन दोबारा अगर आप वीडियो देखते हैं तो 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। अगला है, अब हम आपको बताएंगे, आपको बिहार का फिर मैप आपको सामने है, देख लीजिए। और बिहार जो है ना किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये आप देख रहे हैं। ये फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी दिखाई दे रहा होगा, ये भी दिखाई दे रहा होगा, साथ में आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा, ये सारे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे कहीं ना कहीं बिहार के दृष्टि से, ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये राजकीय पक्षी है ये बिहार का। ठीक है, इसका नाम क्या है, गौराया है। इसका क्या नाम है, वही राजकीय फूल है ये। ठीक है,
गेंदा का फूल जो है ना राजकीय, यहाँ ये देख रहे हैं बैल है तो राजकीय पशु है, ठीक है। ये जो है ना राजकीय वृक्ष है, राजकीय पद मतलब चिन्ह है, वृक्ष नहीं है ये चिन्ह है। राजकीय चिन्ह अगर पूछता है तो बौद्धिक वृक्ष आता है, बच्चा में यही कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी कभी बौद्धिक वृक्ष जो है ना राजकीय वृक्ष मान लिया जाता है। बच्चे जो है ना ज़्यादातर ध्यान हाँ पढ़े हैं बौद्धिक वृक्ष के साथ साथ हम पीपल का वृक्ष भी पढ़े हैं। अब वृक्ष वहाँ पूछ रहा है कि चिन्ह पूछ रहा है, इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। चिन्ह जो है ना, हम चिन्ह को प्रतीक को जो अपनाए हैं, बिहार का जो प्रतीक है वो बौद्धिक वृक्ष है, लेकिन बिहार का जो वृक्ष है राजकीय वृक्ष वो पीपल है। क्या है? पीपल। तो मेरे ख्याल से ये ध्यान रखेंगे। इस देखिए मछली को देखिए, ये मछली है, मछली जो है ना मांगूर है। कौन है? मांगूर मछली कभी खाए हैं क्या? अच्छा नहीं खाइएगा, क्योंकि ये हमारे राजकीय क्या मछली है, इसको मत खाइएगा, ठीक है। आगे समझे, ये सारे चीज़ है आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा बिहार के इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। देखिए बिहार के टोटल जो 2011 के आंकड़े बताते हैं, ठीक है। क्या बात है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, ये बोला है बिहार का जो जनसंख्या है वो कितना है। बताइए बिहार का जनसंख्या कितना दिख रहा है? ये लाखे में है। हाँ 10 करोड़ यानी लगभग 10.5 करोड़ है, लगभग में 10.5 करोड़ याद रखिए। वो भी 2011 के आंकड़े बता रहे हैं, 21 आ गया है इसलिए आंकड़े बढ़ेंगे, याद रखिएगा। हाँ आगे देख लीजिए, वही अगर हम जनसंख्या प्रतिशत की बात करें, देश की में जनसंख्या प्रतिशत, तो देश में जनसंख्या प्रतिशत 8.6 है। कितना है? 8.6। देश में जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो 8 लेकिन क्षेत्रफल में देखा जाए तो 2.86 है। कितना? मतलब देश का अगर हम क्षेत्रफल से तुलना करते हैं तो 2.86 और जनसंख्या से तुलना करते हैं तो कितना? कई गुना ज़्यादा है, ज़्यादा है ना। इतना नहीं होना चाहिए, जब क्षेत्रफल इतना है तो उतना ही गुना ना होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा बढ़ गया, इससे मतलब जनसंख्या घनत्व तो बढ़ेगा। आगे देख लीजिए, देश में स्थान मतलब रैंकिंग जो है ना, बिहार को जनसंख्या के मामले में 3rd मिला है, ठीक है। पहला में आपका है, पहला में यूपी है, ठीक है, दूसरा में महाराष्ट्र है और तीसरा में आपका है बिहार। आगे समझ में, तो ये ध्यान रखेंगे, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है, दूसरे नंबर पर आपका है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आपका है बिहार। आगे समझ में। चलिए अब लिंगानुपात बता दिए हम पहले भी 9 से 18, अभी भी आ गया तो दोहरा गया, तो हमारे ख्याल से ये याद कंफर्म हो गया, ठीक है। लिंगानुपात हम बताएं ना 918, वही अगर भारत की बात करें तो 943, ठीक है। वही सबसे कम अगर भारत में बात करें तो 879, ठीक है। अगर वही बिहार में हम बोले कि कहाँ सबसे कम लिंगानुपात है तो मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर में। और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है तो गोपालगंज में। ये चीज़ मैं पहले वाले मैप से आपको बता चुका हूँ, इसलिए ध्यान आपको रखना है। आगे देख लीजिए, अगला बोला है कि दशकीय वृद्धि। हम अभी इसी समय बताए हैं कि मधेपुरा में जब बता रहे थे कि भाई 31 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पे क्या है, बिहार में जो है ओवरऑल कितना है 25.4, ठीक है, 25.4। ये ध्यान रखिए 25.4 जो है ना बिहार का है। लेकिन अगर ओवरऑल भारत में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ विस्फोट हुआ है, नहीं, वो तो बिहार में हो गया। सबसे ज़्यादा विस्फोट कहाँ हुआ? भारत, पटना की बात थोड़ी ना पूछ रहे हैं, भारत। कहाँ हुआ है? नहीं, एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन सबसे कम में हमको ध्यान रखना है। सबसे कम अगर दशकीय वृद्धि हुआ है तो नागालैंड में हुआ। कहाँ हुआ है? नागालैंड, ठीक है, नागालैंड में याद रखिएगा, ठीक। सबसे कम में हुआ है, याद रखिए दशकीय वृद्धि। और सबसे अधिक वाला में आप देख लीजिए गूगल करके, हम एग्जैक्ट हमको याद नहीं है लेकिन हम बता देंगे आपको, ठीक है। ऐसे बिहार का याद रखिए 25 पॉइंट समथिंग है, और 27 पॉइंट मेघालय का है। हाँ याद आ गया, मेघालय का 27 पॉइंट समथिंग। कहाँ है? सबसे ज़्यादा विस्फोट मेघालय में हुआ है, ठीक है। मतलब माइंड डेटा हमेशा सारा याद नहीं रहता, लेकिन कभी कभी माइंड में लोड आ जाता है कि हाँ यहाँ पे है,
मालूम सब कुछ है, लेकिन कभी कभी डेटा लोड नहीं लेता रहता, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मेघालय में सबसे ज़्यादा विस्फोट हुआ है, सबसे कम कहाँ हुआ है? नागालैंड में। ओवरऑल भारत की बात करें, लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में ओवरऑल कितना है? 25.4, और बिहार के ज़िले के अंदर बात करें तो 31 पॉइंट समथिंग है मधेपुरा में। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लीजिए। जनसंख्या घनत्व 1106 है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है। पहले भी बता चुके हैं, देश में जनसंख्या घनत्व के मामले में नंबर 1 टॉप पर है हम बिहार। ठीक है, पूछा जाता है कि बिहार जो है ना किस स्थान पर टॉप पर है? टॉप पर मतलब नंबर 1 पर है। ठीक है, और शिक्षा के मामले में नीचे से कौन स्थान है? नंबर 1। ऊपर से कौन है? सबसे नीचे। ठीक है, ये ध्यान में कर लीजिए। कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है, एक बार बिहार बीपीएससी में भी पूछा गया कि टॉप पर कौन है। टॉप का मतलब है तो भाई बिहार तो जल्दी, तो बहुत बच्चा ये समझ लिया कि बिहार तो टॉप पर कभी आता नहीं, लेकिन ये तो बोला कि घनत्व के मामले में तो टॉप पर है ही है। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ देखिए साक्षरता दर के बारे में हम 61.8 आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, पहले भी अभी भी बता दिए हैं। वही पुरुष साक्षरता की बात करें तो 71.2 है। ठीक है, महिला की बात करें तो 51.5 है। ठीक है, 51.5। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये 2011 के आंकड़े बताते हैं, याद रखिएगा। ये सारे आंकड़े जो है ना 2011 के। आगे है, आगे देख लीजिए बिहार की प्रमंडलों की संख्या बात करें तो बिहार में 9 प्रमंडल है, 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल है। ठीक है, 534 प्रखंड है, और 8387 जो है ना पंचायत है, ग्राम पंचायत है। वार्ड शासन की न्यूनतम इकाई है। ठीक है, शासन की न्यूनतम इकाई को हम वार्ड कहते हैं। शासन की न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? वार्ड। ठीक है, मतलब शासक जो है ना, सबसे छोटका शासक कौन है? वार्ड। और सबसे बड़का कौन है? भारत में सबसे बड़का कौन है? सबसे बड़ा सांसद। शासक इकाई सांसद, सबसे बड़ा सांसद। लोकसभा राज्यसभा उसी में आता है, सांसद में ही आते हैं। आगे लोकसभा के सदस्यों की संख्या बिहार में 40 है, राज्यसभा है 16, 243 विधानसभाएं हैं, और विधान परिषद की संख्या, ठीक है, मतलब सदन कितने हैं? 2, इसीलिए द्विसदनात्मक कहा गया। तो बिहार का ये मैंने बता दिया है। अभी तक कितना हो गया है टाइम? चलिए ठीक है, तो हम अब अगले दिन आपको सारे मैप बताएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी बता दें।